नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे आधुनिक भारत के इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है, जिसके तहत अभी वर्तमान में हम लोग जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वह है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और इसी के आज तीसरे पार्ट में हम लोग जिन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करेंगे वो है दरिद्रता और अकाल, ब्रिटिश काल में आर्थिक विकास, मुद्रा और बैंक व्यवस्था। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार ब्रिटिश और कंपनी की नीतियों के चलते भारत के धन का निकासी हुआ ब्रिटेन के लिए, और इस निकासी से भारत किस तरह दरिद्रता और अकाल के करीब आ गया, भारत में भीषण अकाल पड़े। और इस परिप्रेक्ष्य में भारत ब्रिटिश ने अपने हित के लिए कुछ नियम कानून या फिर कुछ विकास योजनाएं बनाए, जिससे भारत पे भी थोड़ा बहुत आर्थिक विकास हुआ। और अंत में जब आर्थिक विकास हुआ तो मुद्रा के विनिमय और उनकी व्यवस्था के लिए बैंकिंग व्यवस्था का भी भारत में जन्म हुआ। तो इन तीनों टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न सीरीज और लेते हैं पहला प्रश्न, जो कि दरिद्रता और अकाल से संबंधित होगा। पहला प्रश्न है, कंपनी शासन के दौरान पहला भयंकर अकाल किस वर्ष पड़ा, जिसमें बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की लगभग एक तिहाई आबादी नष्ट हो गई। दोस्तों, आपको पता होगा कि 1757 से लेके 1858 ईस्वी तक देश में कंपनी का शासन रहा। ठीक है, तो यही कंपनी के शासन के दौरान पूछा जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान। तो ऑप्शन है आपके सामने 1769-70, 1781-82, 1779-80, 1789-90। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1769 और 70। और हम लोग इस व्याख्या के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। 1757 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक के 190 वर्षों के कंपनी शासन और ब्रिटिश शासन, जैसा कि आपको पता है कि 1757 से लेकर 1858 तक देश में कंपनी का शासन रहा, और फिर 1858 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश सरकार का शासन रहा। तो इन दौरान भारत में स्थानिक एवं बड़े अकालों की भरमार रही। कभी किसी क्षेत्र विशेष में अकाल हुआ या फिर कभी पूरे भारत में अकाल की जो एक श्रृंखला सी चली। कंपनी शासन, जो कि 1757 से 1857 ईस्वी तक रहा, 1858 में वो जाके खत्म हुआ, के दौरान पहला अकाल 1769 और 70 ईस्वी में पड़ा। यह एक भयंकर अकाल था, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की लगभग एक तिहाई आबादी नष्ट हो गई। अकाल के कारण भूखमरी के लोग शिकार हो गए। कंपनी ने अकाल पीड़ित व्यक्तियों को सहायता एवं राहत पहुंचाने के ठीक विपरीत, एक तो देश में अकाल पड़ा हुआ है, लोग मर रहे हैं, खाने पीने के बिना मर रहे हैं, और ऊपर से जो जहाँ की कंपनी को आमजन के लिए सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, इसके विपरीत इस विषम परिस्थिति में भी कंपनी अपने लाभ के लिए काम कर रही थी। और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप बंगाल में आपने सुना होगा सन्यासी विद्रोह हुआ, जिसका उल्लेख श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में भी की है। सन्यासियों के नेतृत्व में कंपनी के गोदामों और कोषों पर आक्रमण किए गए और धन और अनाज वहाँ से लूटे गए। और वारेन हेस्टिंग्स जो था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसने इस विद्रोह को कठोरतापूर्वक दबा दिया। तो हमने देखा, इस पूरे व्याख्या को आप लोग इत्मीनान से सुनिएगा। कंपनी शासन के दौरान देश में भीषण अकाल पड़ा, और पहला अकाल 1769 से 1770 ईस्वी के बीच पड़ा, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लगभग एक तिहाई नष्ट हो गए, यानी लोग मारे गए इस अकाल के कारण। और इस अकाल में भी कंपनी अपना हित ही देख रही थी, उनको लोगों की सुध नहीं थी, वो बस अपने फायदे की सोच रही थी, लगान वसूलने में ही व्यस्त थी। जैसा कि आप सभी को पता है, जमींदारी अस्थायी बंदोबस्ती के थ्रू वो किस तरह शोषण कर रही थी देश का। इसका बगावत सन्यासियों ने किया, और बंगाल में इसे सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। और इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किया। और सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया, तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंगाल में अकाल के दौरान हुए अव्यवस्था के कारण हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने मोपला विद्रोह, फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, फराजई विद्रोह। तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने किस उपन्यास में किया है? दुर्गेश नंदिनी में, मृणालिनी में, आनंद मठ में, उपरोक्त किसी में भी नहीं। तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में भी सुना था आनंद मठ में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किया है। और सन्यासी विद्रोह
किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप था, आपने व्याख्या में देखा भी था। सन्यासी विद्रोह को बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने कठोरतापूर्वक दमन किया था? कार्टियर ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड जॉनसोर ने। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स ने, और इसी ने सन्यासी विद्रोह को, बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह को कठोरतापूर्वक दबा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 5वां प्रश्न होगा, ब्रिटिश शासन के दौरान 1861-62 ईस्वी में किस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा जिसमें करीब 2 लाख व्यक्ति मारे गए? तो 1757 से लेके 1858 तक का काल जो था वह कंपनी सरकार की थी, और उसके बाद ब्रिटिश शासन ने अपने हाथों में भारत की सत्ता ले ली थी 1858 ईस्वी से। तो वही है, ब्रिटिश शासन के दौरान 1861-62 ईस्वी में किस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा? ऑप्शन है आपके सामने, मद्रास में, ऑप्शन बी दिल्ली आगरा क्षेत्र के बीचों बीच, दिल्ली आगरा के क्षेत्र के बीच में का जो एरिया है वहाँ, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा में, चौथा ऑप्शन है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली आगरा क्षेत्र के बीच में यह 1860-61 का अकाल आया था। अब हम लोग इसको व्याख्या से समझने का प्रयास करते हैं, कब आया यह काल, इसमें क्या क्या उपाय किए गए। ब्रिटिश शासन उस समय 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने शासन भारत की बागडोर संभाल ली थी, और जो कि 1858 से 1947 तक रहा। के दौरान 1860-61 ईस्वी में दिल्ली आगरा क्षेत्र के बीच भीषण अकाल पड़ा जिसमें करीब 2 लाख व्यक्ति मारे गए। इस अकाल के दौरान प्रथम बार, इससे पहले भी कई अकाल पड़े थे, लेकिन इस अकाल में पहली बार पुअर हाउस यानी दरिद्रशालाओं का प्रयोग राहत कार्यों के लिए किया गया। पहली बार सरकार ने पुअर हाउस का इस्तेमाल किया। 1865-66 ईस्वी में भी उड़ीसा में अकाल की विभीषिका से लगभग 10 लाख लोग मारे गए, और इस अकाल का प्रकोप बंगाल, बिहार और मद्रास पर भी पड़ा। 1860-61 में दिल्ली आगरा क्षेत्र में, और पहली बार पुअर हाउस का इस्तेमाल प्रयोग राहत कार्यों के लिए किया गया 1865-66 ईस्वी में। उड़ीसा में अकाल पड़ा जहां लगभग 10 लाख लोग मारे गए, और फिर 1868 से 70 के ईस्वी में भी राजपूताना और बुंदेलखंड जो क्षेत्र थे यह अकाल के शिकार हुए, और इसमें भी मरने वालों की संख्या लगभग 1 लाख तक थी। तो हम लोग ने बारी बारी करके एक एक अकाल को जो कि महत्वपूर्ण है उनको हमने देख लिया। 1769-70 में कंपनी शासन के दौरान भीषण अकाल पड़ा था, पहला जो कि अकाल था उस समय के दौरान। उसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान 1860-61 में दिल्ली आगरा क्षेत्र में, 1865-66 क्षेत्र में उड़ीसा के क्षेत्र में, और 1868-70 के बीच राजपूताना और बुंदेलखंड में अकाल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष अकाल के दौरान पहली बार पुअर हाउस का प्रयोग राहत कार्य के लिए किया गया था? तो 1860-61 ईस्वी के बीच जो उड़ीसा के क्षेत्र में अकाल पड़ा था वहाँ उस समय पुअर हाउस का प्रयोग राहत कार्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी का सर्वाधिक जान माल की हानि वाला अकाल कौन था? 1860-61 ईस्वी का, 1865-66 ईस्वी का अकाल, 1876 से 78 ईस्वी का अकाल, 1899 से 1900 ईस्वी का अकाल। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1876 से 78 के बीच जो अकाल पड़ा था वो 19वीं शताब्दी का सर्वाधिक जान माल की हानि वाला अकाल था, और इसकी चर्चा अब हम लोग करते हैं इस व्याख्या में। 19वीं शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल 1876 से 1878 ईस्वी के बीच पड़ा। इस अकाल की चपेट में लगभग संपूर्ण भारत फंस गया। लगभग 50 लाख व्यक्ति अपनी जान गंवा पड़े। अकाल भूखमरी के कारण लगभग 50 लाख लोग मारे गए। आप अंदाजा लगा सकते क्या हाल था। अकालों का क्रम इसके बावजूद भी नहीं रुका। 1896-97 ईस्वी में भी अकाल आया। 1899-1900 ईस्वी में भी सूखा के चलते भयंकर अकाल देश में देखा गया। 1896-97 ईस्वी के जो अकाल पड़ा उसे महान अकाल की संज्ञा दी जाती है। अंग्रेज इतिहासकार ने भी इसे स्वीकार किया है, और एक अंग्रेज इतिहासकार है विलियम डिग्बी। इनका विचार है कि 1854 से 1901 ईस्वी के बीच पड़ने वाले अकालों में भारत में लगभग 2,88,25,000 से अधिक व्यक्ति मारे गए। लगभग 3 करोड़ लोग इस 45 से 46 वर्ष के अवधि में मारे गए 1850 से 1901 के बीच में। ठीक है, इसको आप लोग इत्मीनान से सुनिएगा। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस अंग्रेज इतिहासकार ने कहा कि भारत में 1854 से 1901 के बीच पड़ने वाले अकालों में 2,88,00,000 से भी अधिक व्यक्ति मारे गए? ऑप्शन है आपके सामने, विलियम डिग्बी, लॉर्ड मैकाले, डिजराइली, वेब्रिज। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग ने व्याख्या में देखा, विलियम डिग्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में 1947 ईस्वी के पहले सबसे भयंकर अकाल कब और कहां पड़ा था?
मद्रास में 1942-43 ईस्वी में, मुंबई में 1942-43 ईस्वी में, उड़ीसा में 1942-43 ईस्वी में, बंगाल में 1942-43 ईस्वी में। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बंगाल में 1942-43 ईस्वी में आज़ादी के पहले 20वीं शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल था और यह बंगाल में था। इस अकाल का मुख्य कारण फसल का नहीं होना और द्वितीय विश्व युद्ध के चलते बर्मा से चावल का आयात बंद हो जाना था। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध चलता था और युद्ध के कारण बर्मा से जो भारत को चावल का आयात होता था उसके कारण बाधित हो गया, जिसके कारण यह अकाल पड़ा। परिणाम स्वरूप करीब 30 लाख व्यक्ति इस अकाल के शिकार हुए। तो यही था आर्थिक शोषण का जो दौर चला था भारत में, लगभग 100 वर्षों तक, 200 190 वर्षों तक अकाल के गाल में भारत पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1860-61 ईस्वी के दौरान पड़ने वाले अकालों के कारणों की जांच करने एवं इससे निपटने के लिए किसकी अध्यक्षता में सरकार ने एक समिति गठित की थी? जॉर्ज कैंपबेल समिति, कर्नल स्मिथ समिति, स्ट्रेची समिति, सर एंटनी मैकडोनल्ड समिति। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नल स्मिथ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसे कर्नल स्मिथ समिति के नाम से जाना जाता है। व्याख्या में हम लोग देखते हैं 1858 ईस्वी में कंपनी शासन की समाप्ति के पश्चात सरकार ने, जब ब्रिटिश शासन ने बागडोर संभाली, अकाल और राहत संबंधित उत्तरदायित्व तो अपने हाथ में लिया। कंपनी थी वो बस लाभ कमाना जानती थी, लेकिन सरकार को जवाबदेह होना पड़ता था इंग्लैंड में। तो दिखावे के लिए इन्होंने कुछ उपाय किए और उसी के परिप्रेक्ष्य में 1860-61 के दौरान बार बार पड़ने वाले अकालों के कारणों की जांच करने एवं इससे निपटने के लिए उपाय सुझाने के उद्देश्य से कर्नल स्मिथ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसे कर्नल स्मिथ समिति के नाम से जाना जाता है। परंतु यह बस खाना पूर्ति के लिए थी। इस समिति ने कोई निश्चित कार्य नहीं किया, इसके सुझाव को भी रिकमेंड नहीं किया गया सरकार के द्वारा। प्रारंभ में अब हम लोग देखते हैं सरकार की अकाल नीति क्या थी। उस समय ब्रिटिश सरकार जो भारत की बागडोर संभाली हुई थी, उनकी अकाल नीति पर क्या था। प्रारंभ में सरकार ने अकाल और राहत कार्यों में कोई रुचि नहीं लिया। कंपनी सरकार साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में इस तरह संलिप्त थी कि उसे इस ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिला। किंतु 1792 ईस्वी में अकाल पीड़ितों की सहायता पहुंचाने का काम शुरू किया गया, परंतु अकाल संबंधी किसी निश्चित नीति का निर्धारण नहीं किया गया। ये कंपनी की बात हो रही है। हम लोग देख लेते हैं सरकार की अकाल नीति कब कब कौन सी समिति गठित की गई, कौन सा आयोग बैठाया गया। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि स्मिथ समिति, इसका गठन हुआ था 1860-61 ईस्वी में। मुख्य सिफारिशें क्या थी? तो समिति ने 1860-61 में दिल्ली आगरा के क्षेत्र में आए अकाल के कारणों और उग्रता की जांच की थी और परिणाम क्या था? इस रिपोर्ट का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद 1866 और 67 ईस्वी के बीच में कैंपबेल समिति का गठन किया। एक एक करके हम लोग आगे इसको देखेंगे भी समिति ने क्या रिकमेंड किया। 1865-66 ईस्वी में जो उड़ीसा में अकाल पड़ा था उसी को जांचने के लिए कैंपबेल समिति का गठन किया गया था और इसका परिणाम क्या हुआ? तो सरकार आयोग की सिफारिशों को अनमने ढंग से अंजाम दिया जिससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। बस खाना पूर्ति के लिए हम ये किए वो किए, लेकिन जमीन स्तर पर कोई सुधार नहीं देखा गया। ये तो दो समितियां हुई। अकाल से संबंधित देश में 3 आयोग का भी गठन हुआ। उस समय ब्रिटिश शासन ने जब बागडोर संभाला था तो 3 आयोग गठित हुई थी। 1880 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, और फिर 1897 ईस्वी में लॉयल आयोग लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में, और तीसरा अकाल आयोग जो था जिसे दुर्भिक्ष आयोग के नाम से भी जाना जाता है वो 1900 ईस्वी में गठित हुई थी मैकडोनाल्ड आयोग के नाम से। तो एक एक करके हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी में, देश में अकाल से संबंधित पहला आयोग का गठन 1880 ईस्वी में स्ट्रेची महोदय के अध्यक्षता में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। देखते हैं, इस प्रथम अकाल आयोग ने सिफारिश की कि जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाना राज्य का कर्तव्य होगा। प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष होना चाहिए, इसका भी रिकमेंडेशन इस स्ट्रेची आयोग ने किया। परिणाम क्या था? तो सरकार ने अकाल कोष स्थापित करने के लिए प्रयास किए और 1833 ईस्वी में अकाल संहिता का भी निर्माण किया गया। दूसरा अकाल आयोग कौन था? लॉयल आयोग 1897 ईस्वी में गठित हुआ था। 1897 ईस्वी के महान अकाल
के संदर्भ में इस आयोग ने स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों को सहमति प्रकट की तथा उससे लचीलापन लाने के दृष्टिकोण से कुछ परिवर्तन किए और इस आयोग की सिफारिशों को भी सरकार ने मान ली। तीसरा और अंतिम अकाल आयोग, जिसे दुर्भिक्ष आयोग के नाम से, इन तीनों को अकाल आयोग या दुर्भिक्ष आयोग के नाम से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 अकाल आयोग या दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था। तीसरा था मैकडोनाल्ड आयोग, जो 1900 ईस्वी में गठन किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के समय। आयोग ने 1900 ईस्वी में सिफारिश की कि अकाल सहायता और अनुदान में दी गई सहायता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाना चाहिए। अकाल के समय इससे और ज़्यादा इस पे बल दिया जाना चाहिए। इससे नैतिक नीति तथा ग्राम स्तर के कार्य को प्राथमिकता दिया गया। अब एक एक करके हम लोग आगे इन सारे आयोग के रिकमेंडेशन को समझेंगे। वो एक स्ट्रक्चर था जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 1865-66 ईस्वी में उड़ीसा में आए अकाल के पश्चात किस समिति का गठन किया गया था? जॉर्ज कैंपबेल समिति, कर्नल स्मिथ समिति, स्ट्रेची समिति, सर एंटनी मैकडोनाल्ड समिति। तो स्ट्रेची आयोग था, सर मैकडोनाल्ड आयोग था, कर्नल समिति और जॉर्ज कैंपबेल। तो स्मिथ समिति जो था वो 1860-61 के बीच आए अकाल को था और कैंपबेल समिति जो था 1865-66 में आए अकाल के बाद गठित की गई थी जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कैंपबेल समिति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 1866 ईस्वी में उड़ीसा के अकाल के पश्चात सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई थी जिसे कैंपबेल समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने जो सुझाव दिए वो निम्न है। सरकार को राहत कार्य का भार सिर्फ स्वयंसेवी संस्थानों पर नहीं छोड़ देनी चाहिए, अपितु सरकार को स्वयं राहत पहुंचाने का भी उपाय करने चाहिए। समिति का अभिमत था कि अकाल पीड़ितों को सहायता एवं राहत पहुंचाने के लिए रेलवे, नहरों एवं सड़कों इत्यादि का कार्य आरंभ कर उसमें आम लोगों को रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे आज हम लोग प्रधानमंत्री किसान रोजगार योजना देखते हैं, उस तरह उस समय भी ये कैंपबेल समिति रिकमेंड की थी कि लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए ये उपाय किए जाने चाहिए जमीनी स्तर पर, जिससे उनको रोजगार मिलेगा। भूखमरी को रोकने के लिए भी सहायता दी जाए। सरकार अपने राहत से लोगों को खाने की सामग्री उपलब्ध कराए। ये कैंपबेल समिति की सिफारिश थी। स्ट्रेची आयोग संबंधित था अकाल से, बाल विवाह से, भूराजस्व व्यवस्था से, कृषि के वाणिज्यीकरण से। तो स्ट्रेची आयोग जो देश का पहला अकाल या दुर्भिक्ष आयोग था वह अकाल से संबंधित था। ऑप्शन ए सही है। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था? जॉन वुडहेड की अध्यक्षता में, सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, लॉयल की अध्यक्षता में, सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था कि जो देश का पहला अकाल या दुर्भिक्ष आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी में गठित हुआ था। अब हम लोग स्ट्रेची आयोग को डिटेल में देखते हैं। वायसराय लॉर्ड लीटन के काल में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1880 ईस्वी में प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया। इस आयोग के निम्नलिखित सुझाव थे, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं पॉइंट वाइज। पहला था, अकाल की संभावना होने के पूर्व ही प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए जिससे कि वे अकाल के समय उनका सदुपयोग कर सके। दूसरी सिफारिश थी, असमर्थ व दरिद्र व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया जाए। ऐसे लोगों की सूची बनाकर उन्हें पुअर हाउस एवं सहायता शिविरों, रिलीफ कैंप्स में रखा जाए और उन्हें भोजन, अनाज और पैसे भी दिए जाए। तीसरा पॉइंट था, प्रभावित क्षेत्रों में अन्न संभरण यानी ग्रेन स्टोरेज की व्यवस्था की जाए और आवश्यकता पड़ने पर अनाज के निर्यात को प्रतिबंधित करनी चाहिए। अकाल की अव्यवस्था में लगान और अन्य करों में कमी तथा छूट की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी लगान कम कर दी जाए या फिर छूट दे दी जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अकाल राहत में व्यय होने वाले खर्च प्रांतीय सरकारें वहन करें। आवश्यकता अनुसार केंद्रीय सरकार इन्हें सहायता और अनुदान प्रदान करे। सूखे की स्थिति में दुधारू पशुओं को हरे भरे क्षेत्रों में स्थानांतरित कराने का भी प्रबंध सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। ये कुछ सुझाव थे, आगे भी सुझाव थे। स्ट्रेची आयोग की अधिकांश सिफारिशें जो सरकार ने स्वीकार कर लिया और इन पर काम भी किया। अस्थायी रूप से अकाल के प्रकोप को कम करने एवं राहत पहुंचाने के लिए एक अकाल कोष यानी फेमिन फंड योजना बनी जिसमें प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपया जमा होने का लक्ष्य रखा गया। 1833 ईस्वी में अकाल संहिता निश्चित की गई, बनाई गई, जो कि प्रांतीय अकाल संहिता का आधार बनी। इसके अंतर्गत अकालग्रस्त जिला घोषित करने से लेकर जिले के सभी अधिकारियों के कर्तव्यों की सूची भी दी गई थी। 1883 से 1896 ईस्वी में
अकालों के इन संहिताओं में दिए गए सुझावों का परीक्षण करने और उसे संशोधित करने का भी अवसर मिला। ये स्ट्रेची आयोग से संबंधित थे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसको हम लोगों ने देखा। किस वायसराय के शासनकाल में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड लीटन के कार्यकाल के समय 1880 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, किस अकाल आयोग ने प्रत्येक प्रांत के लिए एक अकाल कोष के गठन की सिफारिश की थी? तो इसका भी सही उत्तर है दोस्तों, स्ट्रेची आयोग ने ही यह सिफारिश की थी। स्ट्रेची आयोग की अधिकांश सिफारिशों पर गठित प्रांतीय अकाल कोष में सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी धनराशि जमा करना था? 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया। तो प्रतिवर्ष इसमें 1 करोड़ रुपया जमा करना अनिवार्य था। किस वर्ष अकाल संहिता अस्तित्व में आई? 1830, 1833, 1834, यहाँ पे 340 हो गया है, 1834 और 1843। तो सही उत्तर है 1833 ईस्वी में अकाल संहिता अस्तित्व में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल में तृतीय अकाल आयोग मैकडोनाल्ड आयोग का गठन किया गया था? दोस्तों द्वितीय आयोग से संबंधित कुछ खास बातें नहीं थी, बस स्ट्रेची आयोग को ही उसने रिकमेंड कर दिया था, जो कि 1896-97 में गठित हुआ था। इसलिए मैं डायरेक्ट तीसरे अकाल आयोग जहां से प्रश्न बनते हैं उसको लिया हूं। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन। तो यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में तीसरे अकाल आयोग का गठन किया गया था मैकडोनाल्ड के नाम, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। अब हम लोग देख लेते हैं मैकडोनाल्ड आयोग, लॉर्ड अकाल आयोग, लॉयल आयोग जो कि दूसरा था, उसके अकाल आयोग के पश्चात लॉर्ड कर्जन ने तीसरे अकाल आयोग का गठन 1900 ईस्वी में किया। इसके अध्यक्ष सर एंटनी मैकडोनाल्ड थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा मैकडोनाल्ड आयोग। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1901 ईस्वी में प्रस्तुत किया और जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। आयोग ने, कौन आयोग ने? तो मैकडोनाल्ड आयोग ने। पिछला हम लोगों ने स्ट्रेची आयोग की सिफारिशें देखी थी, अब देखते हैं मैकडोनाल्ड आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की, जो 1900 ईस्वी में गठित की गई थी। 1901 ईस्वी में इसने रिपोर्ट दी, किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने कृषि में सुधारों से संबंधित बहुत सारे प्रयत्न किए थे, जिसको एक एक करके हम लोग देखेंगे भी। आयोग ने अकाल के समय पशुओं और बीज के लिए आर्थिक सहायता देने एवं अस्थायी जल का प्रबंध कुआं द्वारा करने का सुझाव दिया था। अकालग्रस्त क्षेत्र को एक अकाल आयुक्त के जिम्मे रखने का भी सुझाव मैकडोनाल्ड आयोग ने दिया। सरकारी राहत कार्यों के साथ साथ राहत के लिए गैर सरकारी साधनों का उपयोग किए जाने का सुझाव इस आयोग ने दिया और कृषि की स्थिति सुधारने, सिंचाई एवं प्रबंधन का भी व्यवस्था का भी आयोग ने सुझाव दिया। सरकार ने इन आयोग की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर ली। कर्जन ने भारत छोड़ने से पहले अकाल से निपटने के लिए बहुत सारे उपाय, कई उपाय किए। फलतः 18वीं से 19वीं शताब्दी के मुकाबले 20वीं शताब्दी में कम अकाल पड़े। इसी का परिणाम स्वरूप था कि कई सारे उपाय किए गए, देश भी जागरूक हुए थे, जनता भी जागरूक हो गई थी, लोग अपने अधिकारों को 20वीं शताब्दी में एक आंदोलन भी काफ़ी अब तेज होने लगा था अधिकारों के लिए। तो इसलिए उस समय के 18वीं और 19वीं शताब्दी के कंपैरिजन में 20वीं शताब्दी में कम अकाल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अकाल आयोग ने दुर्भिक्ष आयोग की नियुक्ति की सिफारिश की थी? दुर्भिक्ष या अकाल आयुक्त, ठीक है। तो जॉन वुडहेड आयोग ने, मैकडोनाल्ड आयोग ने, लॉयल आयोग ने, स्ट्रेची आयोग ने। तभी हम लोगों ने देखा मैकडोनाल्ड आयोग ने। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने अकाल से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए थे? लॉर्ड लीटन ने, लॉर्ड जॉनसोर ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने। तो अकाल से निपटने के लिए लॉर्ड कर्जन ने कई सारे उपाय किए थे। अब हम लोग अकाल और दुर्भिक्ष के बाद चलते हैं ब्रिटिश काल में आर्थिक विकास। दोस्तों ब्रिटिश अंग्रेजों ने भारत के आर्थिक शोषण के प्रक्रिया के स्वरूप अपने फायदे के लिए कुछ काम किए, जिससे कि भारत का भी थोड़ा बहुत विकास हो गया, जैसे रेलवे, डाक, तार। ये लोग तो इन्होंने स्टार्टिंग की अपने फायदे के लिए, लेकिन इससे भारत को भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ। तो वही हम लोग देखते हैं ब्रिटिश काल में आर्थिक विकास। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस दुर्भिक्ष आयोग यानी अकाल आयोग के सुझावों के पश्चात केंद्रीय कृषि विभाग तथा प्रांतीय कृषि विभागों की स्थापना की गई थी? तो हम लोगों ने पहले देखा थी कि अकालों से निपटने के लिए किसने, लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे उपाय किए थे। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा। अब आयोग कौन से आयोग? तो जॉन वुडहेड आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग, लॉयल आयोग, स्ट्रेची आयोग। तो सही उत्तर है दोस्तों स्ट्रेची आयोग के समय कृषि विभाग तथा प्रांतीय कृषि विभागों की स्थापना की गई थी। कृषि में उन्नति, 1880 ईस्वी में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की गई और इसमें भारतीय कृषि से संबंध महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इनके आधार पर केंद्रीय कृषि विभाग तथा प्रांतीय कृषि विभागों की स्थापना की गई।
स्ट्रेची आयोग के सुझावों के बाद ही 1892 ईस्वी में सहकारी संस्थानों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने हेतु निकोलस समिति का भी गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1892 ईस्वी में सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो अभी हम लोगों ने देखा निकोलस समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 कथन दिए गए हैं, उसके बाद आपको चुनना है कि कौन से कथन सही है लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन ने कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन किया, कृषि विभाग के लिए एक कृषि निरीक्षक की नियुक्ति की, 1903 ईस्वी में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की, 1905 ईस्वी में एक अखिल भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की। तो ये लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित 4 कथन है। अब आपको चुनना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो उपरोक्त चारों ही कथन लॉर्ड कर्जन के बारे में सही है। कृषि से सुधार से संबंधित बहुत सारे कार्य लॉर्ड कर्जन ने किया, वही लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन वाला लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन डी सही है, 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है। लॉर्ड कर्जन ने कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन किया, कृषि विभाग के लिए एक कृषि निरीक्षक की नियुक्ति की, कृषि बैंकों और सहकारी समितियों की स्थापना की, पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1903 ईस्वी में की, जबकि 1905 ईस्वी में एक अखिल भारतीय कृषि बोर्ड की भी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने ही करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 3 कथन दिए गए हैं, आपको निम्नलिखित में से कथन चुनने हैं। लॉर्ड लिलिथगो की अध्यक्षता में 1926 ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ। यही लॉर्ड लिलिथगो है जो कि बाद में जाकर भारत का वायसराय बना था 1933-34 ईस्वी में, ठीक है, वही लॉर्ड लिलिथगो है ये। तो 1926 में इस समिति यानी लॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, इस समिति के सलाह पर 16 जुलाई 1929 ईस्वी में इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। तीसरा कथन है, इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर हबीबुल्ला तथा प्रथम सचिव SA हिदारी थे। तो सही उत्तर, उपरोक्त में से सही कथन चुनना है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। उपरोक्त तीनों ही कथन सही है। लॉर्ड लिलिथगो के वायसराय काल में लॉर्ड लिलिथगो के वायसराय नहीं, लॉर्ड लिलिथगो के काल में लॉर्ड लिलिथगो 1934 में वायसराय बने थे। तो लॉर्ड लिलिथगो ने 1926 ईस्वी में रॉयल के कार्यकाल में अध्यक्षता में लॉर्ड लिलिथगो की अध्यक्षता में 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ था। इसके सलाह पर 16 जुलाई 1929 ईस्वी में इंपेरियल काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्ला तथा प्रथम सचिव MA हिदारी थे। देश के कई नगरों में कृषि कॉलेज खोले गए और 1943 ईस्वी में अधिक अन्न उपजाऊ का आंदोलन भी चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय या गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। सिंचाई के साधनों को विकसित करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए। लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग का गठन किया, जिसमें 20 वर्षों में 44 करोड़ रुपये सिंचाई कार्यों पर खर्च करने की सिफारिश की गई, जिसमें 65 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती थी। पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में अनेक नहरों का निर्माण इसके तहत किया गया। तो इसके लिए कौन थे गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सड़क बनवाने और उसके प्रबंधन के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD की स्थापना की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो सही उत्तर है दोस्तों, PWD की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग व्याख्या देख सकते हैं। प्रथम जो रेलवे है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से थाने के बीच चली थी। लॉर्ड कर्जन के समय में ही रेलवे लाइनों का सर्वाधिक विकास हुआ था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब प्रारंभ हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। किस वायसराय के कार्यकाल में रेलवे लाइनों का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो अभी हम लोगों ने देखा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। किस वर्ष डाक तार विभाग की स्थापना हुई? 1853, 1854, 1855, 1857। तो सही उत्तर है दोस्तों 1853। अंग्रेजी सरकार ने संचार व्यवस्था के विकास में भी योगदान दिया। 1853 ईस्वी में डाक और तार विभाग की स्थापना हुई, डाकघरों की स्थापना की गई और पत्र प्रेषण की सुगम प्रणाली की भी शुरुआत की गई। 1853 ईस्वी में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक शुरू हुई थी। इस प्रकार तार, बेतार और टेलीफोन द्वारा संदेश भेजने की व्यवस्था की क्रांति उस समय शुरुआत की गई थी। देश में प्रथम तार लाइन की शुरुआत कहां से कहां की गई थी? तो कलकत्ता से आगरा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देश के पहले उद्घोषक कौन थे जिन्होंने देश में उद्योगों की स्थापना के लिए लोगों से आह्वान किया? ऑप्शन है आपके सामने दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, भीमराव अंबेडकर, महागोविंद रानाडे। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महागोविंद रानाडे। व्याख्या में हम लोग देखते हैं, महागोविंद रानाडे भारत के औद्योगिकीकरण के ऐसे पहले उद्घोषक थे जिन्होंने देश में उद्योगों की स्थापना के लिए लोगों से आह्वान किया था। भारतीय उद्योगों में सूती वस्त्र पहला उद्योग था जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई थी। बाकी सारे जो उद्योग थे उसमें अंग्रेजों द्वारा पूंजी लगाई, लेकिन भारतीयों द्वारा पूंजी पहली बार किसमें लगाई गई? सूती वस्त्र उद्योग में। यद्यपि भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कंपनी मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी, लेकिन यह मिल सफल नहीं हुई और बंद हो गई। द्वितीय जो मिल थी बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी सन 1854 ईस्वी में मुंबई के कासव जी एन डाबर द्वारा स्थापित की गई और सच्चे अर्थों में इस कारखाने ने भारत में आधुनिक कपड़ा की उद्योग की नींव डाली। तो प्रथम जो उद्योग था भारत के द्वारा सफल, भारतीयों द्वारा जो स्थापित किया गया वो 1854 ईस्वी में ही था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना। सूती वस्त्र सबसे पहले 1818 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कहाँ? कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में, लेकिन वह असफल हुआ। पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ? बम्बई में, वही कासवर जी ए डाबर के द्वारा 1854 ईस्वी में। कागज का प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई थी 1832 ईस्वी में बंगाल के श्रीरामपुर में, लेकिन यह असफल हो गई। कागज की प्रथम सफल जो फैक्ट्री थी वो 1867 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के ही बालीगंज में स्थापित की गई थी। और प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार के बेतिया नामक स्थान पे 1840 ईस्वी में। और सीमेंट उद्योग प्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में 1904 ईस्वी में। जूट कब स्थापित हुई थी? जूट मिल 1855 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के रिसरा में। और लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1870 ईस्वी में। ऊनी वस्त्र का प्रथम कारखाना कानपुर में 1876 ईस्वी में। तो वहीं एल्युमिनियम का प्रथम प्लांट पश्चिम बंगाल के जेके नगर में 1937 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों के नाम, उनके स्थापना और कहाँ स्थापित हुआ, इसको हम लोगों ने इस चार्ट में देख लिया। आप 1 से 2 बार इसको देखने का प्रयास करिएगा। बाकी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग ऐड करते हैं एमसीक्यू के माध्यम से। भारतीय उद्योगों में वह पहला उद्योग कौन सा था जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई थी? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम असफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो जो असफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1832 ईस्वी में 1818 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, किस वर्ष भारतीयों द्वारा प्रथम सफल फैक्ट्री की स्थापना की गई? तो 1854 ईस्वी में। कहाँ पे? तो बंबई में 1854 ईस्वी में प्रथम सूती वस्त्र फैक्ट्री की स्थापना भारतीयों द्वारा की गई थी। देश का प्रथम जूट कारखाना किस वर्ष स्थापित हुआ? 1855, 1835, 1845, 1843। तो प्रथम जूट कारखाना 1855 ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर किया गया था। और भारत में जूट के कारखानों की संख्या जो 1885 ईस्वी में 11 थी, वह 1947 ईस्वी तक बढ़ते हुए 116 तक पहुंच गई। पश्चिम बंगाल अपने जूट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध था। चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? भागलपुर बिहार में, कुल्टी पश्चिम बंगाल में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, बेतिया बिहार में। तो 1840 ईस्वी में प्रथम चीनी उद्योग बिहार के बेतिया नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र कब और किस स्थान पर लगाया गया था? तो भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित की गई थी। सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान पर किया गया था पहली बार। और भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित की गई थी। और 1910 ईस्वी में कटनी सीमेंट कंपनी की शुरुआत हुई। देश में कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना 1832 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किया गया, लेकिन यह असफल हुआ। और भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1867 ईस्वी में कलकत्ता के बालीगंज में स्थापित की गई थी। और चार्ट में भी हम लोगों ने इसको देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी के प्रथम संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1870 ईस्वी में। भारत में
लौह और इस्पात उद्योग का श्री गणेश 1870 ईस्वी में हुआ था, जब बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी ने झरिया के निकट कुल्टी एवं पश्चिम बंगाल में बरमपुर में अपने संयंत्र की स्थापना की थी। और बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रयास जो था 1907 ईस्वी में, जब जो उस समय का साक्षी था, जिसे वर्तमान में जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना के साथ हुआ। तो टिस्को की स्थापना जो अभी टाटा में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा। इसके बाद 1919 ईस्वी में बर्नपुर में इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी यानी इसको की स्थापना हुई। यह दोनों ही इकाइयां निजी क्षेत्र की कंपनी थी। और 1923 ईस्वी में भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना हुई, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई थी। कौन? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स, ये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई थी, प्रथम इकाई थी। जमशेदपुर स्थित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1870 में, 1890 में, 1907 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में। तो सही उत्तर 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? जेके नगर पश्चिम बंगाल में, ट्रावनकोर केरल में, कुल्टी पश्चिम बंगाल में या भद्रावती में? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल के जेके नगर में प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र 1937 ईस्वी में स्थापित की गई थी। और दूसरा उद्योग जो था 1938 ईस्वी में बॉक्साइट के खनन क्षेत्र में मुड़ी में स्थापित किया गया था। अब हम लोग अंत की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा और बैंक व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, उससे जो महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न बनते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम देश में निजी और सरकारी अंशधारियों द्वारा कितने प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी? 1, 2, 3, 4। तो उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी भारत में, बम्बई प्रेसिडेंसी, चेन्नई मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। इसलिए तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए अलग अलग ये बैंकों की स्थापना 3 प्रेसिडेंसी बनाए गए थे। व्याख्या में देखते हैं, देश में निजी और सरकारी अंशधारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास। इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी। इन तीनों बैंकों के शेयर पूंजी में सरकार का भी हिस्सा था और निजी क्षेत्रों का भी हाथ था। सन 1921 ईस्वी में इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया और एक नया नाम रखा गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, IBI। और इस नाम से इसका स्थापना हुई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों को मिलाने के रूप में इस बैंक का गठन हुआ। और इसी बैंक को 1 जुलाई 1955 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आज़ादी के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से नाम बदल के इसका कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। यही है SBI का इतिहास। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बैंक ऑफ बंगाल 1806 सही है, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 सही है, बैंक ऑफ मद्रास 1843 सही है। उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत है, इसलिए डी होगा इसका उत्तर, सभी सुमेलित है। 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर किस वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? 1921, 1934, 1949, 1955। तो 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर। किस वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसके बाद इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया? 1 जुलाई 1950, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1954, 1 जुलाई 1959। तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सरकार द्वारा बैंकों से संबंधित एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके पश्चात देश में अनेक संयुक्त पूंजी वाले बैंक स्थापित किए गए? 1855, 1856, 1860, 1865। तो 1860 ईस्वी में एक अधिनियम सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया, जिसके बाद देश में बैंकों की शुरुआत हो गई। और उसी के परिप्रेक्ष्य में इलाहाबाद बैंक 1865 ईस्वी में, अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1881 ईस्वी में, अवध कमर्शियल बैंक 1881, पंजाब नेशनल बैंक 1894, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया 1909 में स्थापित हुए। और 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। इसमें के कर्मचारी भारतीय थे और पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसमें पूंजी भी भारतीयों द्वारा थी और उसके कर्मचारी भी भारतीय थे। यह बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक। और यहाँ के कर्मी जो कमर्शियल जो बैंक जिसमें भारतीय कर्मचारी थे वह था कौन?
तो अवध कमर्शियल बैंक। ये दोनों को याद रखिएगा। सीमित देयता यानी लिमिटेड लायबिलिटी के आधार पर स्थापित बैंकों में से कौन सा बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था? तो अभी हम लोगों ने देखा 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक पंजाब नेशनल बैंक, जो 1894 में स्थापित किया गया था, भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1930, 1932, 1954, 1935। तो 1935 ईस्वी में आरबीआई का गठन हुआ था। देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। 1930 ईस्वी में वैश्विक मंदी के समय ही भारत में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया और समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1934 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम पारित किया गया और इसी के आधार पर 1935 ईस्वी में आरबीआई का गठन हुआ और इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। किस वर्ष आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ? 1949, 1955, 1950, 1955, 1959। तो 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई को मजबूती प्रदान करने के लिए उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और भारतीय बैंक का नियमन करने के लिए मार्च 1949 में भारतीय बैंक अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों, आज के टॉपिक से बस इतना ही। अगर इस चैनल के वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।